अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, ठीक है। कल मेरे ख्याल में जाते जाते यहाँ तक हो गया था, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन, इसको देखो, करो ट्राई। चलो देख रहे हैं, कल हमने देखा था कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार बैक टू बैक हमको डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में एक ऐसा इक्वेशन निकाल के बताना है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है फिलहाल? एक। तो कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? एक बार। और एक बार अगर आप इस पर डीवीएस लगा देते हो ना, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 2y(y1) और यहाँ से 0। तो इसी इक्वेशन में एज यू कैन सी कि एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसी को अपना आंसर मान सकते हैं, ठीक है। इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, y² इक्वल्स टू 4x, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें भी a, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। तो y² इक्वल्स टू 4ax, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर एक बार अगर डीवीएस लगाते हो तो यू विल गेट 2y(y1) इज इक्वल्स टू 4a(x) का 1, ठीक है। 2 और ये गया मेरे ख्याल में 2, और यहाँ से y(y1)/2 ये आपके वैल्यू हो जाएगा a का। हालांकि फिलहाल दोनों इक्वेशन में ही आई कैन सी की आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये वाला वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट वाले में रिप्लेस कर सकते हैं। देखो रिप्लेस करके क्या मिल जाएगा आपको, 2 in 1 we will get y² is equals to 4 into a के जगह पर y(y1)/2 और x, यहाँ से मेरे ख्याल में 2 गया है, y² is equals to 2y(y1)(x). चाहो तो एक y को उड़ा सकते हो, तो y is equals to 2y(1)(x), ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और b को आर्बिट्री कांस्टेंट बताया हुआ है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की क्वांटिटी 1 और आपको डिफरेंशिएट करके आंसर बताना। अच्छा, वैसे ठीक है, मतलब नहीं बोला, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुश करने के लिए पूछ के देखता हूँ। ये किसका इक्वेशन है, याद आ रहा? सर्कल, कल समझाया था। अच्छा, किसका इक्वेशन था ये? सर्कल का। उस सर्कल का अगर मैं जबरदस्ती आपसे पूछूं कि सेंटर क्या होगा, इन दोनों को देख के बताओ तो 0, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² का फॉर्मेट होता था। तो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो a के जगह पर क्या फीलिंग आ रहा है बताओ, कि 0 लिखा हुआ है, और h के जगह पर सॉरी k के जगह पर क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है। तो h के जगह पर 0, k के जगह पर b, यानी कि सेंटर आपका क्या हो गया? 0, b। तो इसी क्वेश्चन को पता है कैसे फ्रेम कर सकता था? वो फ्रेम कर सकता था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज एट 0, b एंड रेडियस इज 1। तो ऐसा यदि लैंग्वेज बोल देता ना, फिर ये इक्वेशन आपको खुद बनाना होता, और वहां से फिर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है बोल के आप एक बार डिफरेंशिएट करो एंड ट्राई टू फाइंड अ इक्वेशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। नहीं आया समझो? ठीक है, चलिए करें फिर। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखो इसमें भी दो बातें पता है, यहाँ से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि बी भी निकालने का थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बट बेटर है कि खोल दो आप इसको पूरा। तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x² प्लस आई थिंक y² माइनस 2by प्लस b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से एक बार ये आप डीवीएस कर लो इसका, और इसी को चाहो तो इक्वेशन 1 मार्क करके भी छोड़ दो। तो 2x प्लस 2y(y1) माइनस 2b इंटू y का y1, b² का 0, 1 का भी 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इनके हेल्प से आंसर निकालना है। इनफैक्ट इसको भी 2 मार्क मत करो, इसमें से मेरे को लग रहा है कि 2 कॉमन लेके हम उड़ा भी सकते हैं। x प्लस y(y1) एंड इज इक्वल्स टू b(y1). यहाँ से b निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस y(y1) अपॉन मेरे ख्याल में y1, इक्वेशन नंबर 2। और 2 को अगर 1 में डालोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में x² से। अच्छा यहाँ देखो, एक फिर से और बात बोलना चाहता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बी के एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है तोड़ देते हैं तो ज़्यादा आराम से आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया आपका। अब लेकिन रिपीट करके जब डालने का बात है तो आपके पास देखो चॉइस क्या क्या, आप इसमें भी डाल सकते हो और आप इसको इसमें भी डाल सकते हो। इसमें डालोगे ना तो एक तो दो जगह पे डालना है, प्लस बहुत ही फैला हुआ सा अजीब सा दिखेगा, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रारी यदि इसको सीधा उठा के इसमें पटकते हो तो आई थिंक कि कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा। आया बात समझ? तो इन सब चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहाँ डालें, क्या करें, नहीं करें, ठीक है।
तो एक काम करते हैं कि इसी में पटक देते हैं, तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस मेरे ख्याल में एक्स प्लस वाई वाई वन बाई वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा मेरे को फील हो रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बोलोगे कैसे? तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो इधर भी वाई वाई वन बनेगा और वहां पर भी माइनस वाई वाई वन रहेगा, तो आई थिंक एक पार्ट कट जाएगा आपका वहां से। हाउ दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस आई थिंक वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन बाई वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज ये दोनों कट जाएगा शायद, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं शायद, एलसीएम ले लो आप, वाई वन का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस आई थिंक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई वन का स्क्वायर, इसको कह सकते हो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसमें एक कैच है, कैच ये है कि इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि कहाँ जाके आप अगर रुक जाते हैं तो उसको आंसर मान लिया जाए। जैसे कोई स्टूडेंट से पूछ रहे कि यहाँ पर भी रुक सकता है, बोले कि ठीक है कर दिया रिप्लेस रिप्लेस, इस वाले इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा, तो उसको लेके एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आपको रुकना कहाँ चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से समय अगर आपके पास में है तो जिस हद तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए, हालांकि नहीं भी करते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि आपको फुल मार्क से मिलना चाहिए उसमें, क्योंकि इसको लेके कोई रूल नहीं है कि यहाँ जाके रुकने से फिर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है मेरे ख्याल, चलिए कॉपी करना तो कर लीजिए कॉपी इसको। अच्छा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है शायद, इसमें भी तो डिफरेंशिएट एक ही बार कर पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। एक बार डिफरेंशिएट करने पे 2x प्लस 2y y1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 3x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज है जो मैं थोड़ा सा आपको समझा के मतलब याद रखने के लिए बोलूंगा, जिसको आप हो सके तो याद रखना। जैसे इसमें क्या है ना कि आप देख रहे हो कि एक इक्वेशन तो ओरिजिनल वाला था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट था उसमें, तो एक बार आप डिफरेंशिएट कर लिए। अब आपका ड्यूटी है, आपका टारगेट है कि इन दोनों में से ए को एलिमिनेट करना है। अभी ए को एलिमिनेट करने के लिए 3 रास्ता है। एक रास्ता है कि यहाँ से ए निकाल लो उसमें डाल दो, दूसरा रास्ता है कि वहां से ए निकाल लो इसमें डाल दो, और तीसरा एक और रास्ते है, जब भी मतलब इस टाइप का सिचुएशन फंसेगा आपका, एक और रास्ता है जिसपे आप चल के आंसर को पा सकते हो। वो रास्ता है कि इन्हीं को आपस में डिवाइड कर दो। आप देखोगे मेरे को फर्स्ट वाले में भी दिख रहा है कि ए जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है, सेकेंड वाले में भी आई कैन सी कि ए जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड, इट इज नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो एडेड सब्ट्रैक्टेड होता फिर थोड़ा सा हमको हो सकता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, लेकिन सिंस दोनों में वो मल्टीप्लाइड है तो एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालने की जगह आप सीधा इन्हीं को भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं और उससे भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, और हालांकि तीनों रास्ते से ही आंसर अल्टीमेटली सेम ही आएगा, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। हाँ ऐसा करता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ, इससे आई थिंक ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे मेरे विचार में 2 कॉमन एक्स प्लस वाई वाई वन, और राइट साइड में आई थिंक ए एक्स का क्यूब अपॉन में 3 ax का स्क्वायर, तो ए कौन यहाँ से, हाँ एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, सही है एक्स, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, और अंदर भी ले चलो तो आई थिंक 2x स्क्वायर, अच्छा हाँ 3 यहाँ आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस मैं क्या सोच रहा था यहाँ पे 2x y y1, और खोल देने पे मेरे को लगता है कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x y y1। इसको इस तरफ ले आओ या सबको ही लेफ्ट में ले आओ, तो आपको ऐसा मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x y y1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है। अच्छा इसके अगले वाले को ट्राई करो, ये वाला। जी ठीक है, आप देखो इसमें वैसे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके पास में,
बाकी एक तरीका ये भी हो सकता है, इस टाइप के सिचुएशंस के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर कुछ आपको डिनोमिनेटर में दिखता है ना, तो पहले एलसीएम एलसीएम लेके थोड़ा सीधा कर दो इसको, और फिर आप अपना काम वगैरह करो। तो ऐसे बिगिन कर सकते हैं हम लोग। एलसीएम हो जाएगा मेरे ख्याल में ए बी, ऊपर आ जाएगा आई थिंक बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने पे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहां से करो आप 2 बार डिफरेंशिएट, ये वैसे इक्वेशन नंबर 1, एक बार डीबीएस लगाओगे तो आई थिंक b इंटू 1 प्लस ए इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो एक बार और डीबीएस, आपको यहां से मिल जाएगा 0 प्लस ए इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन 0, और यहां से फाइनली यू गॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और सिंस इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है फाइनली, तो हम इसी को अपना आंसर जो है वो मान सकते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस बी एंड a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 1, एक बार डिफरेंशिएट करो तो यहाँ क्या आएगा 2y y1 इज इक्वल्स टू 4a यूं ही छूटेगा और इंटू 1 शायद, ये इक्वेशन नंबर 2, और एक बार और करोगे शायद तो 2 टाइम्स ऑफ, या एक सेकेंड रुक, 2 को काट लेते हैं यहाँ पर 2, और यहाँ से आपके पास में आ गया शायद से y1 इज इक्वल्स टू 2a, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, अच्छा इस तरफ देखो, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से सोच के बताओ तो क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट है ये वाला, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो y2 करेक्ट, प्लस y1 इनटू y1, मतलब सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इज इक्वल्स टू आई थिंक 0, तो ऑल टुगेदर y2 प्लस मेरे विचार में y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, बढ़ो आगे, इसको देखो y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, और जहां पर a और b दोनों का दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है इसमें। आओ देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का ना, वैसे आप लोग स्टार लगा देना, हाँ 3-4 आया तो मतलब बहुत लोगों का हालत खराब होगा इसमें। ये इक्वेशन नंबर 1 एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आई थिंक y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, a e पावर 2x इंटू 2 प्लस b e पावर माइनस 2x इंटू मेरे ख्याल में माइनस 2, सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो y1 इज इक्वल्स टू 2a e टू द पावर 2x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, सो y1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस 2x, ऐसा कुछ आएगा, और इसको सोच लो मन में इक्वेशन नंबर 2, एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पर y2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a e टू द पावर 2x माइनस b इंटू e टू द पावर माइनस 2x और इंटू में एक माइनस 2। ठीक है, a के साथ भी 2 है, सही। सो अल्टीमेटली यहाँ एक बार देख लो तो मुझे लगता है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 को तो हम कॉमन खींच सकते हैं, और माइनस माइनस मिला के क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। हालांकि जितना टफ मैंने इसको सोचा था ये हुआ नहीं, आराम से हो गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 2 कॉमन तो 2 इंटू 2, और अंदर आपके पास में a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x जैसा कुछ रहेगा। सो y2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 4 टाइम्स ऑफ y, और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर। इसको देखो, अब जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनिशियल इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा, खुद ही फ्रेम करना और खुद ही मतलब माथापच्ची करना है उसके साथ में। तो ये कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर एट इतना, कंसेंट्रिक मतलब सबका सेंटर सेम, और सेंटर क्या लेना है मेरे को 1,2, क्या नहीं है मेरे पास में रेडियस सर्कल लिखने के लिए, तो सब चीज चाहिए होता है। तो लिखो लेट द इक्वेशन बी x माइनस 1 का प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रेडियस नहीं पता है तो आर स्क्वायर। तो रेडियस अगर आपको नहीं पता है तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हुआ आपके लिए, एक। तो हाउ मेनी टाइम्स आर यू अलाउड टू डिफरेंशिएट इट, वंस। तो करो एक बार डिफरेंशिएट करो, मेरे ख्याल में डिफरेंशिएट करते ही मर ही जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा माथा पीछे नहीं करते। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2, एंड एज पर चेन रूल क्या आ जाएगा यहाँ पर, y1 इज इक्वल टू 0, 2 से उड़ा दो, सो x माइनस 1 प्लस 2 तो उड़ गया है, सो y माइनस 2 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल सर्कल्स विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अभी इस पे 2 स्टार लगा लो, वैसे मतलब टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज समझ के आपको इक्वेशन ढंग से डिसाइड करना होगा। क्या मतलब इस लैंग्वेज का, कि टच द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। और उसका फिर इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले आप ये चीज जज करो, इससे आप लोग सेटिस्फाइड हो कि फोटो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सर्कल इज सपोज्ड टू टच द एक्स एक्सिस, कहां पे, ओरिजिन। तो यही फोटो होगा, नहीं आया समझो, रिपीट करूं हो जाएगा, हो जाएगा। ये कुछ जान पहचान वाला लग रहा है आपको। अभी ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो इसका जो सेंटर होगा वो फॉर श्योर कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस के कोई एक पॉइंट पे होना चाहिए। मान लो कि मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एक तो सिंस ये वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 0, एक बार के लिए के ही ले लो। और इसको यदि आप के डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड सेंटर ही तो रेडियस होता था, तो वो भी टेक्निकली क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और जब आपको सेंटर और रेडियस दोनों का आइडिया लग गया, तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन बिगिन करने से पहले एक मेरा सिंपल सवाल, कि लैंग्वेज को सेटिस्फाई करने वाला फोटो, फोटो से हम पहुंच गए इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू इंटरप्रेट, आपके हिसाब से कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है मेरे ख्याल, एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अच्छा, डिफरेंशिएशन चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि खोल देने से ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सोच के देखो। नहीं, इससे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट के का वैल्यू निकाल के डालने का जो काम होगा वो इसमें शायद कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। खोल दोगे तो दोनों साइड से के स्क्वायर हमको कटता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। चलो खोल लेते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में फिर से के स्क्वायर गॉन, सो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आई थिंक 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो 2x प्लस 2y y1 माइनस 2k y1 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से 2 तो ऐसे ही काट दो सब में से कॉमन लेके, तो k का जो वैल्यू है वो मेरे विचार में होगा x प्लस वाई y1, थोड़ा फील लेना, ये पहले उठ के वहां जाएगा और y1 फिर इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू k। ये रहना चाहिए k का आंसर, देखो समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। हालांकि k का आंसर तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको उठा के फिर से इसमें पुट करना होगा, ठीक है। और फिर जो इक्वेशन मिलेगा मेरे को, वो मेरे लिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। या वापस एक मतलब बात है कि इसको उठा के इसमें डालना ज्यादा सही रहेगा, या इसी का इक्विवेलेंट फॉर्म तो ये वाला भी है, तो सेकेंड वाले में डालने में ज्यादा फायदा नहीं आया समझो, ठीक है। तो और डाल देते हैं, सेकेंड वाले में डालोगे तो एक ही पोजीशन है जहां पर आपको पुट करना होगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर माइनस 2y टाइम्स ऑफ x प्लस वाई y1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ खोल के सिंप्लीफाई होता हुआ लग तो नहीं रहा है, ठीक है, तो छोड़ दो फिर कहीं पे। अगर एलसीएम ले लेते हो तो कुछ कटेगा वटेगा तो नहीं शायद, ठीक है। ठीक है, चलो बुक से मिलाने के लिए थोड़ा सा और करके दिखाई देता हूँ। हालांकि मेन एग्जाम में आप यहाँ पर भी छोड़ दें तो मार्क्स आपको पूरा ही मिलना चाहिए। एलसीएम अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल में नीचे इधर y1 आ जाएगा आपके पास में एक बार के लिए, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y1, और यहाँ पर भी एक इंटू y1 माइनस
2yx ये अंदर जाके, और माइनस मेरे ख्याल में 2y² y1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, और इसका कोई पार्टनर है नहीं, इसका एक पार्टनर है y1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये लोग दोनों सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा माइनस ऑफ y² इंटू y1, और ये जो नेगेटिव आदमी है उसको एक बार यहीं रखो, अगले स्टेप में चेंज कर 2yx इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इसका साइड स्विच कर लो और इनमें से y1 कॉमन दे दो, तो y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। ये आपका आंसर। चलिए आगे चल रहे हैं फिर। ये लास्ट ही था क्या वैसे? देखो इसको, देखो सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कल फोटो दिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा, तो सेंटर का वैल्यू रेडियस कॉमा रेडियस हो जाएगा। इक्वेशन देखने में कैसा होना चाहिए आपका, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी होल ही लो तो ज़्यादा बेटर होगा शायद। आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr प्लस अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर गॉन, अल्टीमेटली बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr, और एक आर स्क्वायर भी है पड़ा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मान लो आप अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अब इसको भी मत मानो, एक चीज और थोड़ा सा कर लो, बाद का काम इजी हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो शायद, -2r। ठीक है, so ये ऐसा बना लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस वाई और प्लस आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो तो फटाक से आंसर आ जाएगा। एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, तो डीबीएस करने पे एक्स स्क्वायर का आंसर बताओ 2x, वाई स्क्वायर का 2y y1, फिर इस -2r वाले पार्ट में 2 और r तो हो गया कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव y1 और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सब में से 2 काट सकते हैं हम लोग, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को उधर ले जाके वी कैन ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ r। ठीक है, सो x प्लस आई थिंक y1 अपॉन में 1 प्लस y1 दिस इज इक्वल्स टू r, ये r का वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसको उठा के आप दोबारा से आप इक्वेशन 1 में डाल दो। नए पेज पे कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा हुआ शायद। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r के जगह पर आई थिंक x प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस y1 और इनटू में आई थिंक x प्लस y और साथ में इसी का होल स्क्वायर, तो प्लस x प्लस y1 मतलब y1 बाई 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बाकी खोल भी सकते हो, बट मेरे ख्याल में छोड़ दो यहीं पे, खोलते खोलते नहीं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ट्राई करो इसको। ऑल पैराबोलास हैविंग वर्टाइसेस एट ओरिजिन एंड फोसाई ऑन वाई एक्सिस। क्या मतलब है इसका? नहीं, फोकस तो ठीक है, फोसाई मतलब 2 फोकस। ठीक है, वर्टाइसेस एट ओरिजिन वो तो दिखाया था कल, 4 फॉर्मेट था, और फोसाई अगर आप वाई एक्सिस पे चाहते हो ना, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस को एक्सिस मानना हो, जो आपका एक्सिस होता है फोकस उसी पे लाई करता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक फोटो के लिए। जैसे अगर मैं ऐसा फोटो बनाऊं ना, तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका वर्टेक्स, और फोसाई जो है ना वो इस वाले लाइन पे लाई करेगा, कहीं पे यहाँ पे लाई कर, पैराबोला के अंदर का एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस या फोसाई बोलते हैं। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि ये जो लैंग्वेज है उसको शायद ये फोटो तो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि वर्टाइसेस जो है वो ओरिजिन पे चाहिए, वो इसके पास भी है,
फिर वो फोकस मांग रहा है वाई एक्सिस पे, बट मेरा फोकस कहाँ चला गया है, एक्स एक्सिस पे, इसको नहीं मान सकते हम। फिर किसको मानना होगा तो हमको, ऊपर वाले को, ऐसा वाला, ठीक है ना। इसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस भी जो है वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे है। इसका फॉर्मेट क्या होता था बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, हाँ नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट जैसे ऐसा लैंग्वेज अगर किया तो हम किसी एक को सॉल्व करके छोड़ दें, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका इक्वेशन, आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वांटिटी एक, डिफरेंशिएट कितने बार, एक बार करो। आई थिंक ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 4a y1, यहां से 2 और 4 कट गया 2, एक आंसर क्या आ जाएगा सोचो एक बार, आई थिंक x डिवाइडेड बाई 2y1, ये ए हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 को उठा के 1 में पटक दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x अपॉन 2y1 इंटू वाई, तो ये कट गया 2, so this implies y1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2x, ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। क्या सेंटर ऑन y एक्सिस अगर है तो आपके सेंटर का फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, 0, k के फॉर्मेट का हो जाएगा। इस बार कोई ओरिजिन को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, बस बोल रखा है डायरेक्टली कि रेडियस 3 यूनिट होगा। तो आई थिंक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सर्कल के इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए। लिखूं, लेट द इक्वेशन भी आई थिंक एक्स का स्क्वायर प्लस क्या y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। अब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक, कौन है वो, t, तो कितने बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक बार। फिर से आप सोचो कि खोल के करना बेटर रहेगा कि ऐसे बेटर रहेगा, मेरे ख्याल में खोल के बेटर रहेगा। ऐसे वाले में वही कि चिपका हुआ आएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, खोल के करोगे, ठीक है कर लो खोल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब एक बार डिफरेंशिएट तो 2x प्लस 2y y1 माइनस 2k y1, ये 0 वो 0, सो दिस इम्प्लाइज 2 भी स्वाहा, तो x प्लस y y1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू k, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको अब आप ये फर्स्ट वाले फॉर्मेट में ही डालो तो सिंप्लीफिकेशन सही रहेगा। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे वाई ही और माइनस के के जगह पर आई थिंक एक्स प्लस वाई y1 बाई y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफिकेशन लग रहा है कि थोड़ा सा होगा, सो आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई y1 माइनस एक्स माइनस वाई y1 बाई y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये वाला दोनों गॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर करने के बाद में स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा उसको, नीचे y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। एलसीएम एलसीएम लेके सीधा रिजल्ट लिखा मैं, हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आई थिंक y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। पहले एलसीएम आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और नीचे का y1 स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये दिखेगा। अच्छा ठीक है, देखो यहां तक डन आप लोग का। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। कल भी थोड़ा सा बात किया था इसके ऊपर में, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल मैंने आपको क्या समझाया था, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग एक ऐसा फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चन कितने टाइप का हो सकता है, दो, एक जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन दोनों दिया हुआ हो, बस मेरे को वेरीफाई करना है कि अच्छा हाँ ठीक है ये आदमी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा कि सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो और मुझे खुद अपने मेहनत से उसके सोल्यूशन को ढूंढना है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन दोनों आपको गिवन रहे, आपको जस्ट वेरीफाई करना है, देन वी जनरली गो फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन रहे और सोल्यूशन पूरा का पूरा आपको खुद से ढूंढना है, देन वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ देखो कि एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 दैट कैन सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
इट कैन बी फाउंड आउट बाय इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको वेरीफाई नहीं करना है, फाइंड करना है सोल्यूशन को, तो द इंटीग्रेशन इज द ओनली वे आउट, आप वही करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला बात है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक है जनरल सोल्यूशन और एक है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये क्या होता है ये भी थोड़ा सुन लो, समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन यदि आपको ढूंढना है तो रास्ता क्या है आपका, इंटीग्रेशन। जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आपको एक चीज दिखाई देगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा बताओ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप वैसा का वैसा ही अगर आप छोड़ देते हो तो वो एक तरीके से आपके सोल्यूशन का आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ। सोचो थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन से मैं उसका आंसर ढूंढूंगा, तो इंटीग्रेशन कर करके लास्ट में तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट फंसेगा ना वहां पे, और उसी स्टेटमेंट को आई एम अबाउट टू डिक्लेयर माय आंसर कि यही है मेरा सोल्यूशन। तो आपके इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप छोड़ दोगे वो आपके सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में किसके तरह बिहेव करेगा बताओ, आर्बिट्री कांस्टेंट के तरह। तो आप अगर अपने सोल्यूशन में इंटीग्रेशन करने के बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे एज इट इज छोड़ देते हैं, देन यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी आर्बिट्री कांस्टेंट। और अगर आपको अपने सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट दिखा तो उस सोल्यूशन को बोला जाएगा जनरल सोल्यूशन। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फिर से कल के तरह कुछ एक कंडीशन दी थी, वो बोले कि देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसका सोल्यूशन ढूंढो और फिर वो वाला सोल्यूशन बताओ जो 1,2 से पास कर, ये वो वाला सोल्यूशन बताओ जो 5,6 से पास कर। तो उस केस में आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आप इंटीग्रेशन लगा लो, तो उससे आपको एक बार के लिए एक फंक्शन जैसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप ये कंडीशन इंपोज करोगे ना कि इट इज सपोज टू पास थ्रू 1,2, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपको जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा था, ये कंडीशन इंपोज करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको अपने सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट दिखना बंद हो जाए बिकॉज ऑफ सम कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, और वो आर्बिट्री कांस्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, फिक्स कांस्टेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दिया, वैल्यू नहीं ढूंढा, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट था साथ में कंडीशन था, तो कंडीशन की मदद से कांस्टेंट को भी ढूंढ लिया। नहीं आया समझो, रिपीट करूंगी, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया। अब एक बार इसको रीड आउट भी कर लो थोड़ा सा। जनरल सोल्यूशन, इफ वी लीव इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज इट इज इन द सोल्यूशन ऑफ डी, देन सच सोल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। फिर इफ वी फाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ डी बाय हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, देन सच सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में देयर इज समथिंग, ये वाला पेज, मैं इस पे आने से पहले थोड़ा सा कल वाला एक बात थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूंगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टेक्निक एक बार रिकॉल करो, क्या था कि पहले उस फैमिली का एक इक्वेशन लिखना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स देखना है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार डिफरेंशिएट करना है, और इसके चक्कर में क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वांटिटी और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दे आर सपोज टू बी सेम। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, आंसर फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार ही डिफरेंशिएट करोगे, आंसर सेकंड ऑर्डर का मिलेगा। तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करोगे, आंसर थर्ड ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम कल पढ़ के आए थे। The number of arbitrary constant is supposed to be same as order of the final differential equation। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा रिवर्स वे में अप्लाई करने का सोचें। जैसे शुरू में जितना आर्बिट्री कांस्टेंट था उतने बार बैक टू बैक डिफरेंशिएट करके उतने ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो उल्टा करते समय क्या होता है कि जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से आप स्टार्ट करते, ठीक है, मानो कि फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट किया, तो इंटीग्रेशन काइंड ऑफ आपको एक बार लगाना होगा, और उसके चक्कर में आपके आंसर में एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिखेगा। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करके उतना ऑर्डर, और फिर ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप सोल्यूशन की तरफ आओगे ना, तो जितना ऑर्डर उतने बार इंटीग्रेट, और उसके चक्कर में उतना आपके आंसर में प्रेजेंट होना चाहिए आर्बिट्री कांस्टेंट। फिर रिपीट करूं, सोचना, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार यू आर सपोज टू डिफरेंशिएट, एंड फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होना चाहिए। जिससे थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, मानो कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हाउ मेनी टाइम्स विल यू डिफरेंशिएट, एक बार। उसके चक्कर में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन, उसके चक्कर में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन एक बार लगाओगे, उसके चक्कर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ही आएगा, तो उसके चक्कर में आप कह सकते हो कि अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट, उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतने बार इंटीग्रेट, और उतना ही आपके सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट। नहीं आया समझो,
फिर रिपीट करूं क्या हो जाएगा पक्का। अगर सपोज करो कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और मेरे को वो सॉल्व करने के लिए मिल जाए तो मैं इंटीग्रेशन टेक्निकली कितने बार लगाना चाहिए मेरे को, 3 बार। उसके चक्कर में मेरे सोल्यूशन में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। दिस इज द आइडिया, ठीक है। अब कुछ दिखाता हूं, ध्यान से देखना और कंफ्यूज मत हो। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हो तो आंसर में 1 आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा आपको। सेकेंड ऑर्डर का कर रहे हो तो 2 मिलेगा। थर्ड ऑर्डर का कर रहे हो तो 3 मिलेगा, एंड सो। फिर एक साथ साथ ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। व्हाई? क्योंकि अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर तो आर्बिट्री आप छोड़ोगे ही नहीं ना, आप तो सबको किस में कन्वर्ट कर दोगे, फिक्स कांस्टेंट। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का। एक दो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछता हूं, अगर समझ में आया तो उसका आंसर करने का ट्राई करो। मान लो कि मेरे पास में एक इक्वेशन है जिसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैन यू टेल मी अबाउट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल बी फॉर्म्ड बाय दिस 2? कैन यू टेल मी अबाउट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस? नो, डिग्री का कनेक्शन आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ में नहीं है, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ में किसका कनेक्शन है? ऑर्डर का, और साथ ही साथ सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर का नहीं। तो इन सब बातों को याद रखना। देयर इज अ ग्रेट चांस कि बहुत ही अच्छा खासा मान लो कि एजर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू इसके बेसिस पे फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में सारा चीज। उसके बाद में आता है कि भाई ठीक है, समझ गए हम लोग की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन चाहिए तो इंटीग्रेशन के रास्ते ही जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सोल्यूशन भी 2 टाइप का मिल सकता है, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन वो इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट को वैसा का वैसा ही अगर छोड़ देते हो, उसका वैल्यू नहीं ढूंढते हो तो जनरल सोल्यूशन, और कांस्टेंट का मेहनत करके अगर वैल्यू ढूंढ लेते हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये चीज भी समझ लिया हमने। अब नेक्स्ट है कि इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे कि हमारा आंसर आ जाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय मोटा मोटा 2 आइडिया है जो काम करता है, एक है वेरिएबल सेपरेबल का और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये 2 आइडिया है, लगाना तो आपको इंटीग्रेशन ही है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके रास्ते जाना है कि इसके रास्ते जाना है, और जिस किसी के भी रास्ते जाना है अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको शुरू में मिलेगा तो देखने में काफी अभद्र सा होगा। देखो जैसे ऐसा होगा, या सपोज करो कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसमें dx और dy का प्रेजेंस दिखाई देगा आपको, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छा ठीक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन मांग रहा है मतलब इंटीग्रेशन लगाना है आपको। अब इंटीग्रेशन लगाने से पहले आपको हमेशा क्या ट्राई करना चाहिए, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना चाहिए। एंड इन द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन इफ यू आर एबल टू मेक सच एक्सप्रेशन कि सारा y कंटेनिंग पार्ट जो है ना वो dy के साथ जाके चिपक गया, और सारा x कंटेनिंग पार्ट जो है वो अलग तरफ में dx के साथ में जाके चिपक गया। अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस वाले पोजीशन तक पहुंचा पाते हैं, दैट मींस कि इट इज सिचुएशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। और नाम ही सजेस्ट कर रहा है देखो कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सारा x वाला चीज को dx के साथ चिपकाना है और सारा y वाला चीज को dy के साथ चिपकाना है। तो इफ the given differential equation can be converted into this format, if it is possible, then we say it is a question based on variable separable। और इसको सॉल्व करने का आइडिया ये होता है कि dy को एक तरफ, dx को एक तरफ, सारा y वाला पार्ट dy पे चिपका दो, सारा x वाला पार्ट dx पे चिपका दो, और उसके बाद में जैसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हो, वैसे ही इस बार आप करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगले स्टेप में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ये दिखाई पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ gy dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। और इसमें fx और gy को लेके आप ना परेशान मत होना। हाँ, gy का मतलब है कि y का कोई एक एक्सप्रेशन, और fx का मतलब है यहाँ पर x का कोई एक एक्सप्रेशन, और वो भी बहुत ही फंडामेंटल लेवल का तुच्छा सा इंटीग्रेशन हो, तो बहुत ही टफ इंटीग्रेशन नहीं हो। बस इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के अंदर जो भी आंसर आया रहेगा वही आपका फाइनल सोल्यूशन। और उसमें अगर c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज जनरल सोल्यूशन। कोई कंडीशन अगर है एडिशनल क्वेश्चन में आपके पास में जैसे सी ढूंढा जा सकता है तो यू कैन मेक इट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? चलो क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखो पहला क्वेश्चन शुरू में बहुत इजी है। अभी जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमको, है ना, x⁵ dy by dx इज इक्वल्स टू -y⁵। एक बार शुरू का एक दो क्वेश्चन मेरे को करते हुए देखो, और एक दो बात है मैं वो भी बोलना चाहता हूँ। स्टार्ट करूं। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे क्या करना है? इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो कौन सा रास्ते जाऊंगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंपोज करने से पहले आई शुड ट्राई कि सारा x वाला पार्ट एक साथ, सारा y वाला पार्ट एक साथ,
वैसे तो किसी को किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अल्टीमेटली आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक से आंसर मैच कराने के लिए देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या है समझो। जनरली वी शैल ऑलवेज ट्राई कि y को हम हमेशा रखेंगे लेफ्ट। y को किधर रखेंगे बताओ, लेफ्ट में। क्वेश्चन में डायरेक्टली खुद से अगर कोई माइनस साइन वगैरह अवेलेबल है तो उसको हमेशा रखना है राइट में। y या dy को कहाँ रखना है, लेफ्ट में। माइनस साइन अगर एक्स्ट्रा कुछ अवेलेबल है तो कहाँ रखना है, राइट में। क्लियर। और सारा x वाला पार्ट भी कहाँ रखना है मेरे को, राइट में, ठीक है। एक बार चलो इतना ही बोलता हूँ, इससे ज्यादा जब समय आएगा तब बोलूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाई आई थिंक y पावर 5 dy इज इक्वल्स टू dx ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस को यहीं छोड़ना था और ये भी नीचे चला जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 5। दिस इम्प्लाइज अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर -5 dy दैट विल बिकम नेगेटिव ऑफ x टू द पावर -5 dx। सही कह रहा हूँ शायद। अब दोनों साइड आप लिखो IBS मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इम्पैक्ट इसका ये होगा देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -5 dy इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर आई थिंक -5 dx। सॉल्व करने पे ये दे देगा आपको क्या, y टू द पावर -4 बाई -4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x टू द पावर -4 बाई -4। अच्छा एक चीज अब सुन, जैसे इधर भी इंटीग्रेशन किया इधर भी इंटीग्रेशन किया तो आपके मन में विचार आ सकता है कि इसमें भी एक सी देना चाहिए मेरे को और उसमें भी एक सी देना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, मान लो कि यहाँ वाले सी का वैल्यू 15 था और वहां वाले सी का वैल्यू मान लो कि 25 था, तो अल्टीमेटली दोनों आदमी सेम साइड पे स्विच करके सिंप्लीफाई होके तो एक ही नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन का सपोज करो कि एक कोई कॉन्स्टेंट रहेगा लेफ्ट वाले में और राइट वाले इंटीग्रेशन के भी आपके हिसाब से एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए। लेकिन लास्ट में जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर आंसर लिखोगे तो वो दोनों का दोनों कांस्टेंट कंबाइन होकर तो सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कि इतना तामझाम पालेंगे ही नहीं, हम तो मन में ये समझ जाएंगे कि एक ही कांस्टेंट आना है, पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट डाल, ठीक है। अभी यहां पर एक मेरे को बात बोलना है कि ऐसे नियम से तो मान लो कि अगर हम पुराने ज्ञान को याद करें तो +c लगाना चाहिए हमको, ठीक है। बट बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि नहीं, इससे आंसर मैच नहीं हो रहा। बुक वाले लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है, ये मान लो कि जनरली अप्रोच डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि आप जो ये प्रोवाइड करोगे ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, पहला बात। दूसरा बात कि ये कोई ना कोई टाइप का क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन का जो मोस्ट जनरल फॉर्म अगर आप रिकॉल करोगे तो वो क्या होता था, y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो बुक वाले लोग ट्राई ये करते हैं एक तो y अकेला हो और एक तरफ, दूसरा ये जो c वाला पार्ट है इसको जहां तक हो सके आप सिंप्लीफाई कर दो, तो +c भी ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि बुक के अंदर में c ना लेके सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा एग्जीक्यूट करने के पर्पज से c बाय -4 लिया हुआ है। अब बोलोगे इससे क्या होगा, देखो c अगर कांस्टेंट है ना तो c अपन -4 भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। c अगर आप लेते हो तो इधर से एलसीएम लेके लास्ट में जाके वो -4 इसके बगल में चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप c बाय -4 ले लेते हो तो डू यू फील कि -4 कट ही जाएगा एंड द आंसर वुड लुक सिंपलर। नहीं आया समझ, करेक्ट दोनों है, लेकिन आंसर को ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाने के लिए सी को कभी कभार जो है वो हम समाज में सब लोग जैसा दिख रहा है उसी के फॉर्मेट में हम जो है वो सी को चूज कर लेते हैं। नहीं आया समझ, चूज नहीं भी करोगे उससे भी जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट, 100% करेक्ट, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। बस आपका आंसर हो सकता है कि बुक से मैच नहीं करेगा। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है बताओ, देखना ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 बाई y टू द पावर 4। इस x वाले पार्ट को भी इधर लिया तो आई थिंक 1 बाई x टू द पावर 4 और इज इक्वल्स टू वो अकेला c अटक जाएगा। यहाँ से एलसीएम अगर ले लेते हो तो y पावर 4 x पावर 4 इक्वल्स टू c और ऊपर मेरे ख्याल में x पावर 4 प्लस y पावर 4 और एक लास्ट बार क्रॉस मल्टीप्लाई तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 इज इक्वल्स टू c इंटू x पावर 4 इंटू y पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अच्छा वो प्रोटोकॉल से एक बार बता दो तो कि जो हमको दिमाग में लेके चलना चाहिए इसको सॉल्व करते समय। y का सब कुछ लेफ्ट में, कोई माइनस साइन वगैरह अगर है तो राइट में, x का सब कुछ राइट में, कांस्टेंट बस एक ही देना है। और अगर सपोज करो कि बाकी टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता हुआ लग रहा है, जैसे सब में -4 नीचे दिख रहा है, सी के नीचे भी एक जबरदस्ती का -4 आप पहले से ही ले तो उसे सिंप्लीफिकेशन करने में आपको ईजी हो, ठीक है। हालांकि नहीं भी अगर लेते हो तो आपका आंसर बुक वाले आंसर से अलग दिखाई देगा, बाकी राइट दोनों है, आपका वाला भी राइट है बुक वाला भी राइट, चलेगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ठीक है, मेरे ख्याल में डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन ढूंढना है, तो चलिए सेपरेट करने का ट्राई करें। एक्स को उस तरफ ले जाना है तो इस वाले टर्म को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके लिए y इंटू आई थिंक प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। फिर सारा y वाला लेफ्ट में, x वाला राइट में, तो आई थिंक y डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर विथ डी वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ बोर्ड पर देखो एक बार, एक विचार है मेरे मन में, आप लोग सहमत हो तो वो लगा देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा y के रेस्पेक्ट में 2y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मुझे लग रहा है कि जो डेरिवेटिव होगा ना इनका ऑलमोस्ट वो पूरा पूरा ऊपर लिखा हुआ, हल्का फुल्का बिहेवियरल डिफरेंस, 2 नहीं है इसके पास और इसके पास भी 2 नहीं है, तो 2 तो लेकिन हम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ बोलो 2y बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा बताओ dy, उस तरफ बोलो नेगेटिव को इग्नोर ही मार दो, हाफ इंटू आई थिंक 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा बना लेने के बाद में इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहाँ से लगाओ आप IBS, और अगर याद हो तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट में लॉग मॉड एफ एक्स, IBS लगा के सीधा ही लिख देता हूं मैं, हाफ इंटू इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में बोलो क्या लॉग मॉड वन प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड। इसका बोलो माइनस हाफ लॉग मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, सब बढ़िया, सी भी ले सकते हो उससे, लेकिन बहुत ग्रैंड लेवल पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ग्रैंड लेवल पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मतलब जो लोग जैसा दिखाई दे रहा है तो वैसा ही उसको भी बना, क्या बना सकते हो बोलो, प्लस हाफ लॉग सी, एक ही बात है, सी कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट ही होगा, चलेगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखो कि ये करने से क्या फायदा हो रहा है आपको, हाफ हाफ और हाफ, ये तीनों साफ, और ये वाला इधर ले आओ तो क्या होगा सोचो, लॉग ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ आई बिलीव वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आई थिंक लॉग सी। अभी लॉग के प्रॉपर्टी से दे विल गेट कंबाइंड, सो यू विल गेट लॉग ऑफ बोलो वन प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक लॉग सी। ठीक है, अब दोनों साइड से यू कैन डेयर टू रिमूव लॉग ऑल्सो, so your answer will be 1 plus x square into 1 plus y square is equals to c, ये आंसर। हाँ अच्छा ठीक है, डन मेरे ख्याल में ये वाला। अभी के लिए एक आखिरी क्वेश्चन बस ये करके छोड़ देते, देखो कुछ बोलूं मैं कि हो जाएगा आप लोगों से, आओ मिलके करते हैं। 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डी एक्स, सब बढ़िया एकदम। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, और इसमें वैसा कोई यूनिफॉर्म बिहेवियर लग नहीं रहा है तो आप प्लस सी बोल के छोड़, चलेगा। फाइनली सबको इस तरफ ले आओ, मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा बताओ, 2y माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सी, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4y माइनस 2x माइनस कॉमन ही ले लो तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, ये आपका आंसर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के, ठीक है, कर लो कॉपी, और अभी के लिए इतना ही।